चलिए ठीक है, बातें नहीं बस। तो बेटा ऐसा है, हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया है सर्कुलर कॉइल की वजह से, सर्कुलर लूप की वजह से भी पढ़ लिया है और वायर की वजह से भी पढ़ लिया है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस चैप्टर का जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो गया है हमारा। पार्ट 1 में हमें पढ़ना था बायो-सेवर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, और जितने एग्जाम्पल में बीच बीच में अपनी तरफ से करा सकता था वो सब मैंने करा दिए। अब बारी आ गई है कि क्वेश्चन आपसे पूछा कैसे जाएगा, किस लैंग्वेज के साथ आपसे प्रॉब्लम पूछी जाएगी और उस सवाल का आप जवाब कैसे देंगे। ठीक है, डायग्राम बनकर कैसे सवाल आएगा, कंफ्यूजन ना हो तुम लोगों को। तो मैं आप लोगों के लिए पूरी पीडीएफ बनाकर क्वेश्चंस की लेकर आया हूं, और भैया इस पीडीएफ में है काफी क्वेश्चंस है। मतलब यह है कि इतने क्वेश्चन है कि तुम्हारा कंसेप्ट बहुत शानदार तरीके से क्लियर हो जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। बस बातें नहीं करना यार, बिल्कुल शांति से बैठकर पढ़ना। देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारी ये, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। इस फिगर में पॉइंट पी दिख रहा है आपको, यहां इस पी पॉइंट पर हमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, और पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बतानी है कितनी होगी। तो पहले आप मुझे ये बता दो, यहां से लेकर यहां तक का ये जो वायर है, ये शॉर्ट वायर है या लॉन्ग वायर है? शॉर्ट वायर है, और शॉर्ट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास में रहता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन एल्फा प्लस साइन बीटा। उम्मीद है कि समझ आई होगी बात। वायर की वजह से पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इतना होगा। ठीक है, अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट है, आई करंट है जो हमें पहले से ही वायर के अंदर दे रखी है। हमारी जो नजरें आकर टिक गई हैं वो एक तो आर पे टिक गई हैं, आर पे, आर है यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? आर जो है वो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है। अब बताओ आर 3D के इक्वल होगा या नहीं होगा? आर भी हमें मिल गया, हमें सिर्फ चाहिए साइन अल्फा और साइन बीटा। अब तुम खुद बताओ यार, अगर ये डिस्टेंस हमारे पास में 3D के इक्वल है और ये डिस्टेंस हमारे पास में यहां से यहां तक कहां के इक्वल है? 4D के, और ये एंगल कितने डिग्री है? तो ये डिस्टेंस 5D हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर ये 4D है और ये 3D है तो ये हमारी 5D हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? सिमिलरली ऐसे ही नीचे बताओ, ये कितना है हमारे पास में? 4D। ये कितना है हमारे पास में? 3D। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 5D। ये एंगल कौन सा कहलाता है? और ये एंगल, उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। बेटा आर की जगह रखी जाएगी यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस जो कितनी है? 3D। साइन अल्फा की जगह हम क्या रखेंगे? साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बताओ परपेंडिकुलर कितना है और हाइपोटेनियस है 5D। 4D अपॉन 5D प्लस साइन बीटा कितना होगा? साइन बीटा, ये एंगल बीटा है, साइन बीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बताओ परपेंडिकुलर कितना है? 4D, और हाइपोटेनियस कितनी है? तो ये हो गया हमारे पास में 4D अपॉन 5D। ये सिचुएशन तैयार हो गई। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कि क्या आंसर बनेगा। D से D कैंसिल आउट, D से D कैंसिल आउट। सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। बताइए 4 और 4 कितना हो गया? 8। ये हो गया हमारे पास में 8i। ठीक, नीचे एलसीएम कितना हो गया? 5, और 5 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 15D। बोलो आएगा या नहीं आएगा? तो बेटा हम ये कह सकते हैं कि P वाले पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इतना होगा। ये तो हो गई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। अब निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगी, कैसे निकालेंगे डायरेक्शन? राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करके हम डायरेक्शन निकालेंगे। ठीक है, अंगूठे को रखना है करंट की डायरेक्शन में। देखो करंट जा रही है ऊपर, अंगूठे को रखा हमने करंट की डायरेक्शन में, इन चारों उंगलियों को रखा पॉइंट P की तरफ, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में हो गया,
ये चारों उंगलियां पॉइंट पी की तरफ हो गई, अरे हो गई। मैग्नेटिक फील्ड हथेली से निकलकर ऐसे जाएगा, अंगूठा हो गया करंट की डायरेक्शन में, चारों उंगलियां पॉइंट पी की तरफ हो गई, मैग्नेटिक फील्ड हथेली से निकलकर कहां जाएगा, अंदर। अब अंदर की तरफ बताओ क्या डायरेक्शन होती है, अंदर की तरफ होता है क्रॉस। तो हम ये कहेंगे कि P वाले पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारे पास में वो इतना होगा, μ0/4π 8I/15D। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। ऐसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, ठीक है, क्लियर। फटाफट डायग्राम बनाइए और जल्दी से आंसर लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया। चलो देखो बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। अगला सवाल हमें दे रखा है ये हमारे पास में ना एक स्क्वायर है बेटा, ठीक है। और इस तरीके के सवाल सॉल्व करने की पूरी एक टेक्निक है जो हर सवाल पर आप अप्लाई करेंगे। मतलब आप ये समझ लो कि इसके जैसे ही कम से कम 4 से 5 सवाल आपको मिलेंगे और बड़े अच्छे अच्छे सवाल मिलते हैं इसके जैसे। आप कैसे करेंगे ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व, जरा ये बताइए कि इस स्क्वायर में वायर कितने हैं। 4 वायर हैं, 1 2 3 4। मैं एक काम करूंगा, मैं सिर्फ एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा और उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो पूरी कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। समझ में आ रही बात। जो तुम्हारी इच्छा, एक वायर पकड़ लो, जो तुम्हारी इच्छा एक वायर। हमने ये वाला वायर उठा लिया बेटा, ये वाला वायर, बाकी फिगर को भूल जाओ, सिर्फ इस वाले वायर पर ध्यान दो, यहां से यहां तक। एक कॉर्नर को पॉइंट पी से ज्वाइन करा दो, करा दिया। दूसरे कॉर्नर को पॉइंट पी से ज्वाइन करा दो, करा दिया। इसको यहां से यहां पॉइंट पी से ज्वाइन करा दो। बात समझ में आ रही है। जरा बताओ यहां से लेकर यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है, आधी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डी। ये डिस्टेंस हो जाएगी डी। डन। एनी प्रॉब्लम। अब हम जानते हैं यार, मुझे लगता है कि इतनी बात तो सबको पता होनी चाहिए कि स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पर कट करते हैं एक दूसरे को। अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री है तो आधा एंगल कितना हो जाएगा, 45, और ये भी कितना हो जाएगा। अब तो सवाल बड़ा ही आसान बन गया यार। अल्फा भी मिल चुका है 45, बीटा भी मिल चुका है 45, करंट भी है हमारे पास में, और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस भी है हमारे पास में। बोलो है या नहीं है। लगा देते हैं फॉर्मूला। हम लिखते हैं सिंगल वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इतना होगा, μ0/4πI/। बोलिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, d। अरे डन। अल्फा कितना है 45, बीटा कितना है 45। समझ में आ रही बात। ये एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, एक वायर की वजह से, सिंगल वायर की वजह से। और ऐसे ऐसे कितने वायर हैं इसके अंदर, 1 2 3 4। बोलो 4 है या नहीं है। तो पूरे के पूरे सर्कुलर लूप की वजह से या पूरे ये आपका स्क्वायर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए
हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर। सो हम लिखेंगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट, म्यू नॉट आई अपॉन पाई डी, साइन 45 हो गया 1/√2, साइन 45 हो गया 1/√2। सो मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट आई √πd। लो साहब, पूरे स्क्वायर लूप के सेंटर पर इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा, पूरे के पूरे स्क्वायर लूप के सेंटर पर इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर हो गई बात? अब जिस वायर की वजह से आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला है ना, उसी की वजह से डायरेक्शन निकाल दो। जैसे इस वायर की डायरेक्शन होगी वैसे ही पूरे लूप की डायरेक्शन होगी। निकालो क्या डायरेक्शन होगी। राइट हैंड पाम रूल अप्लाई करेंगे। बताओ अंगूठा कहां जा रहा है? नीचे। अरे बोलो, हम ऐसे अप्लाई करेंगे, देखो ध्यान से। अंगूठा कहां जा रहा है? नीचे। चारों उंगलियां किस तरफ है? इधर है ना पॉइंट। भाई वायर यहां है और पॉइंट यहां है, बोलो है या नहीं है? अगर करंट ऐसे जा रही है नीचे, तो अंगूठे को नीचे रखा, पॉइंट यहां है, चारों उंगलियां पॉइंट की तरफ। अब बताओ हथेली तुम्हारी तरफ आ रही है नहीं आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड हथेली से निकलकर कहां जाएगा? बाहर जाएगा। तो इसका मतलब है हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? डॉट, यानी आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर हो गई बात? कर लीजिए बताओ। अब जब भी ऐसा फिगर आएगा ना प्रॉब्लम को, बेटा आप ऐसे ही सॉल्व करोगे। एक वायर की वजह से निकालोगे और नंबर ऑफ वायर से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को डायरेक्शन निकालने में या वैल्यू निकालने में? पता चला ना हमने कैसे किया काम? एक की वजह से निकाला और क्या किया? 4 से मल्टीप्लाई किया। अगर यही फिगर आपके पास में कुछ ऐसा ट्राइंगल होता, फिर आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते? ये बताइए आप मुझे। अगर यही फिगर कुछ ऐसे आपके पास में ट्राइंगल होता, पहले कोई भी एक वायर चूज कर लो, कोई भी एक वायर चूज कर लो। ये नीचे वाला चूज कर ले, ये नीचे वाला पकड़ लिया हमने, ये वाला वायर, एक कॉर्नर यहां है, एक कॉर्नर यहां है। बाकी 2 वायर को भूल जाओ, सिर्फ इस वाले वायर को ध्यान में रखो। समझ आ रही बात? एक कॉर्नर को यहां से ज्वाइन करा दो, अरे करा दिया। एक को यहां से ज्वाइन करा दो, बोलो समझ आया नहीं आया? और एक को यहां से यहां मिला दो। जल्दी बताओ समझ में आया नहीं आया? वायर के एक कॉर्नर को पॉइंट पी से ज्वाइन कराया, वायर के दूसरे कॉर्नर को पॉइंट पी से ज्वाइन कराया। अब चूंकि इस ट्राइंगल की तीनों साइड सेम है, ये भी डी है, ये भी डी है, ये भी डी है, इसका मतलब यह है कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो बताओ ये एंगल कितने डिग्री का होगा? और अगर ये 60 डिग्री का होगा तो ये 120 का होगा। अरे होगा। और अगर ये 120 का होगा तो आधा कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 का। और ये आधा कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का। जल्दी बताओ समझ आया नहीं आया? एक किनारे की वजह से बन रहा है 60 डिग्री एंगल, दूसरे किनारे की वजह से भी कितना बन रहा है? 60 डिग्री एंगल। यानी अल्फा की वैल्यू हमें मिल चुकी है 60 डिग्री, बीटा की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है 60 डिग्री। करंट हमारे पास में है ही। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें पॉइंट P से लेकर वायर के बीच का गैप चाहिए, जिसे R बोलते हैं। यही चाहिए ना बेटा? अब ये गैप कैसे निकलेगा जरा देखो। ये बताओ कि ये पूरी लंबाई कितनी है? D, तो आधी कितनी हो जाएगी? D/2। ये यहां से यहां तक की D/2 हो गई। ये एंगल है कितना? 60 डिग्री। और ये हमें चाहिए ना हमें? तो बताओ tan 60 कितना हो जाएगा? tan 60 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैंने इस डिस्टेंस को मान लिया x। क्या मान लिया? या x ना मान के जो तुम मानते हो फॉर्मूले में, क्या मानते हो तुम फॉर्मूले में? r मानते हो, मैंने r मान लिया।
अब कैसे निकलेगी यार भाई, गौर करो जरा कैसे निकलेगी यार। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमने यहां लिख दिया tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया d/2 और बेस हो गया r। tan 60 की वैल्यू √3, r की वैल्यू निकल गई हमारे पास में d/2√3। लो साहब, r निकल गया d/2√3, निकल गया r। चलो एक सिंगल वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, कितना होगा। μ0/4π I/r की जगह रखा जाएगा d/2√3 ब्रैकेट sin 60 प्लस sin 60, और चूंकि ट्राइंगल बन रहा है इसीलिए 3 से मल्टीप्लाई किया और ये निकल गया हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड। आया समझ में। μ0/4π, ये हो गई करंट, ये हो गई r की वैल्यू, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अल्फा भी 60 डिग्री है और बीटा भी 60 डिग्री है। हमने इसकी मल्टीप्लाई किससे की, 3 से। क्यों की 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ट्राइंगल में 3 वायर हैं। बोलो है या नहीं है। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमारा निकल चुका है बेटा। इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर और ये बनेगा हमारे पास में 6√3 μ0I/4πd। इसकी वैल्यू होती है साइन 60 की √3/2, इसकी वैल्यू भी होती है √3/2। करिए सॉल्व। टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू √3 प्लस √3 2√3। अरे बोलो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो √3 आएगा। इस पूरी वैल्यू को और इस पूरी वैल्यू को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, √3 आएगा। और उस √3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 आएगा, और 6 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या आएगा 18। और क्या बनेगा हमारे पास में μ0I/4πd। ये बन गया हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें निकालनी है डायरेक्शन। किसी भी एक वायर को पकड़ लो, डायरेक्शन के लिए भी किसी भी एक वायर को पकड़ लो और उसी के हिसाब से डायरेक्शन निकालने का प्रयास करो। कैसे पकड़ोगे वायर को, ये बताओ। करंट इधर जा रही है या नहीं जा रही है, अंगूठे को इधर रखा, चारों उंगलियां पॉइंट पी की तरफ हो गई। बताओ हथेली अंदर की तरफ आ रही है नहीं आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड हथेली से निकलेगा अंदर जाएगा, क्या बन जाएगी डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा हमारे पास में और डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर इनवर्ड। परपेंडिकुलर। अब बताओ तरीका समझे या नहीं समझे आप। एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और नंबर ऑफ वायर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। सिर्फ अल्फा का ध्यान रखना है आपको, अल्फा कितना बन रहा है। बीटा का ध्यान रखना है आपको, बीटा कितना बन रहा है। और वायर से लेकर पॉइंट पी के बीच का गैप यानी आर कितना है, ठीक है। और फिर नंबर ऑफ वायर से मल्टीप्लाई करके आपको आंसर बनाना है। जल्दी करिए, आगे बढ़ते हैं फिर। ये बताओ कि ये समझ गए ये 60 डिग्री एंगल कहां से आया। कोई स्टूडेंट ऐसा है जो ना समझ पाया हो। भाई ये पूरा एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल कितना हो जाएगा 30। अरे ये एंगल बताओ कितना हो जाएगा, और ये कितना होगा। और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। ये 30 है, ये 90 है, तो पक्का ये 60 हो जाएगा, ठीक है। Okay, any problem? No? आगे बढ़ें। बताइए इस बार फिगर कैसा है आपके पास में। हाँ जी, 6 साइड है, इसके अंदर रेगुलर हेक्सागन है। हेक्सागन भी नहीं है, रेगुलर हेक्सागन है। हेक्सागन और रेगुलर हेक्सागन में फर्क होता है।
रेगुलर हेक्सागन जिसकी सारी की सारी साइड इक्वल होती है आपस में, ठीक है, ये रेगुलर हेक्सागन है हमारे पास में। हमें पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आप कोई भी एक वायर पकड़ लो, इसका कोई भी एक वायर जो भी आपको पसंद हो, एक वायर वो वाला दे दो। ये वाला वायर कंसीडर कर दें? अरे बोलिए। अच्छा, एक कॉर्नर ये हो गया, एक कॉर्नर, भाई बातें मत करो, यहां सुनो ध्यान से बात। एक कॉर्नर ये हो गया है और एक कॉर्नर हो गया है ये। पॉइंट पी को एक कॉर्नर से ज्वाइन करा दो ऐसे, ठीक है, फिर यहां से एक कॉर्नर को ज्वाइन करा दो यहां पर, करा दिया बेटा। अब रेगुलर हेक्सागन की खास बात ये होती है कि उसकी जो एक साइड है ना, एक साइड, एक ही तो साइड है रेगुलर हेक्सागन की, ये 60 डिग्री का एंगल बनाती है यहां पर। कितने डिग्री का एंगल? अगर ये 60 डिग्री का एंगल बनता है तो आप मुझे बताइए कि ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री। और ये भी कितना हो गया? जल्दी बताओ, कोई समस्या हो तो। अब मैं ये कह सकता हूं कि अल्फा भी आपके पास में है, अल्फा कितना है? 30 डिग्री। बीटा भी आपके पास में है, बीटा कितना है? 30 डिग्री। लेकिन अभी आर नहीं मिला है आप लोगों को, या आर मिल गया है? आर क्या होगा? यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी बेटा? आर। ये पूरी डिस्टेंस कितनी है आपकी? डी। तो ये क्या हो गई? d/2। बोलिए, समझ पा रहे हो क्या? ये तो हो गया परपेंडिकुलर, ये तो हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। हो गया ना बेस? हमने लगाया tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, यह है परपेंडिकुलर यानी d/2, और बेस की वैल्यू है हमारे पास में r। tan 30 को हम लिख सकते हैं 1/√3। क्या लिख सकते हैं? देखो r की वैल्यू क्या आती है हमारे पास में? √3d/2। बोलो आती है या नहीं आती है बेटा? ये निकल गई हमारी r की वैल्यू। r हमारे पास में आ गया है √3d/2। जल्दी से बताओ, समझ आया नहीं आया? हमें अल्फा भी मिल चुका है, हमें बीटा भी मिल चुका है, हमें आर भी मिल चुका है। और रेगुलर हेक्सागन के अंदर कितने वायर हैं मुझे ये भी बता दीजिए आप लोग। 1 2 3 4 5 6। बोलो 6 है ना? सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 6 इंटू, जानते हो 6 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि पूरे फिगर की वजह से निकालना है। और यहां क्या रखेंगे हम लोग? μ0/4π I/r sin 30 प्लस sin 30। एनी प्रॉब्लम? देखो आगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 6 μ0I 4π, r की जगह क्या रखेंगे? ये वाली वैल्यू, √3d/2, sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 30 की वैल्यू 1/2। बताओ 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 इस 2 से ये कैंसिल आउट, यहां आएगा 2, इससे ये कैंसिल आउट, यहां आएगा 3। बोलो आएगा या नहीं आएगा? सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 3 μ0I अपॉन, बेटा समझ रहे हो क्या बचा हमारे पास में अंदर? √3πd। लो साहब, ये होगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड। बोलो होगा या नहीं होगा? ये हमारा इस पूरे रेगुलर हेक्सागन की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है। डायरेक्शन बताइए क्या होने वाली है इसकी डायरेक्शन? करंट किधर पास हो रही है? करंट पास हो रही है इधर, हो रही है। पाम रूल का यूज करेंगे, अंगूठे को रखा करंट की डायरेक्शन, इस पॉइंट पर निकालना है, चारों उंगलियां पॉइंट की तरफ, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में। बताओ हथेली तुम्हारी तरफ है या नहीं है? मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकलकर जाएगा बाहर, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में? डॉट। क्या बनेगा? जल्दी बताओ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ऐसे करेंगे हम प्रॉब्लम को सॉल्व, ठीक है? बोलिए। वैसे मतलब इस तरीके का सवाल भी पॉसिबल हो सकता है कि डायरेक्शन अलग अलग हो, लेकिन अभी हम इस तरीके का सवाल कर रहे हैं कि पूरे में डायरेक्शन कैसी हो? सेम हो। ये जो मल्टीप्लाई करने वाला चक्कर है ना, ये तभी हम करेंगे जब पूरे के पूरे लूप में डायरेक्शन क्या होगी? सेम। मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी करा दूंगा जब डायरेक्शन अलग अलग होगी, ठीक है? वैसे करंट की डायरेक्शन तुम भी जानते हो अलग अलग कैसे हो सकती है। अगर करंट आ रही है तो एक ही तरफ मूव करेगी, ठीक है? तो एक ही तरफ कर लो करंट की डायरेक्शन। ये फिगर बनाने में गलती हो रखी है, ऐसे, ठीक है? समझ गए बात?
बेटा कर पाओगे ना इस तरीके का क्वेश्चन? जल्दी बनाइए बच्चों। देखो ये सवाल तो हो गया हमारे पास में हेक्सागन तक। अब जरूरी नहीं है कि यार ट्राइंगल ही बनेगा या स्क्वायर ही बनेगा या पेंटागन ही बनेगा या हेक्सागन ही बनेगा, कैसा भी फिगर बन सकता है। तो हम एक काम कर रहे हैं, एक पॉलीगन की कंडीशन ले रहे हैं। पॉलीगन, पॉलीगन समझते हैं आप क्या होता है? जिसके अंदर कोई नंबर ऑफ साइड पर्टिकुलर नहीं होती, कितनी भी साइड हो सकती है उसके अंदर। मैंने मान लिया है कि एक ऐसा पॉलीगन है जिसके अंदर n नंबर ऑफ साइड है। कितनी साइड है? और सभी साइडों की लंबाई है आपस में सेम। बात समझ में आ रही है? n नंबर ऑफ साइड है। तो अब कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी अगर हमने पॉलीगन ले लिया तो? देखो बेटा, बातें नहीं, थोड़ा सा कठिन रहेगा, देखना जरा ध्यान से कैसे करेंगे। हाँ जी, देखो बेटा पॉलीगन की कंडीशन किस तरीके से है अपने पास में। पॉलीगन की एक साइड तो हो गई है, एक साइड हो गई है, एक साइड हो गई है। आगे कितनी साइड होगी हमें कुछ पता नहीं है, हमने तो सिर्फ 3 साइड बनाई है आपके पास में। हमने मान लिया कि इस पॉलीगन के अंदर कितनी साइड है? n नंबर ऑफ साइड्स है। पॉलीगन के अंदर जो साइड्स हैं वो n नंबर ऑफ साइड्स हैं बच्चों, n नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अब देखो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। भाई हमें पता है कि चाहे साइड कितनी भी क्यों ना हो, ये देखते हैं कि हमें एक वायर पकड़ लेना है। पकड़ लिया एक वायर, इस वायर के इस कॉर्नर को पॉइंट P से ज्वाइन कराया हमने, फिर इस वायर के इस कॉर्नर को पॉइंट P से ज्वाइन कराया हमने। साइड कितनी भी क्यों ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताओ कि ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है? ये पूरा एंगल 360 होता है, 360। और 360 को पाई के टर्म में हम लिखते हैं 2 पाई। क्या लिखते हैं? हम देखना चाहते हैं कि एक साइड में कितना एंगल आने वाला है, यानी ये एंगल कितना होने वाला है, ये हम देखना चाहते हैं कि ये एंगल कितना होने वाला है, ये एंगल कितना होने वाला है। ये बताओ पॉलीगन के अंदर साइड कितनी है? अगर हम 2 पाई को n से डिवाइड कर दें तो ये एंगल हमें पता चल जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 2 पाई अपॉन n। जैसे अभी हमने हेक्सागन का क्वेश्चन किया था, हेक्सागन में कितनी साइड होती है? 6। पूरा एंगल होता है 360 का। 360 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 60। फिर 60 को 2 हिस्सों में हमने बांट दिया था, एक तरफ का 30 कहला रहा था, दूसरी तरफ का 30 कहला रहा था। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पूरा एंगल कितना है? 360। उस 360 को हमने पाई के टर्म में लिख दिया 2 पाई। नंबर ऑफ साइड कितनी है आपके पास में? पता नहीं भाई, 10 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं, 1000 भी हो सकती हैं, 1 लाख भी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं। हमने 2 पाई को n से डिवाइड कर दिया तो ये पूरा एंगल आ गया हमारे पास में 2 पाई अपॉन n। अरे समझ आ रही है बात? अब देखो हम क्या करने वाले हैं, हमने इसको यहां से ज्वाइन कराया बेटा, कराया यहां से ज्वाइन। एक साइड की लंबाई आपको दे रखी है यहां से यहां तक की d। क्या दे रखी है? अगर ये पूरा 2 पाई अपॉन n है तो ये बताओ कितना हो गया? ये आधा कितना हो गया? पाई अपॉन n। अरे समझ रहे हो? और ये आधा कितना हो गया? पाई अपॉन n। देखो पाई अपॉन n और पाई अपॉन n को जोड़ोगे तो दोबारा से वही आ जाएगा 2 पाई अपॉन n। नहीं समझे? जल्दी बताओ। समझ गए? 2 पाई अपॉन n कैसे आया? समझ गए? पूरे 2 पाई को n से डिवाइड कर दिया तो 2 पाई अपॉन n। एक के हिस्से में पाई अपॉन n, एक के हिस्से में पाई अपॉन n। ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है बेटा आपको यहां से यहां तक की? r दे रखी है r। पहले इस r को ही निकाल देते हैं।
बताओ कैसे निकालेंगे इस आर को। ये डिस्टेंस बताओ कितनी है हमारे पास में यहां से यहां तक की, d/2, और ये एंगल कितने डिग्री है, तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर, अरे हो गया, और ये क्या हो गया बेस। तो हम लिखेंगे tan π/n d/2 और बेस हो गया r। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। r की वैल्यू निकल कर आएगी यहां से, r इज इक्वल टू d/2। tan π/n को बराबर से इधर लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा cot π/n। बताओ बनेगा या नहीं बनेगा। अगर tan को इक्वल टू से उधर ले जाएंगे तो tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है या नहीं होता है। तो r की वैल्यू बन गई हमारे पास में ये। अब आप ये देखो कि जिन चीजों की हमें जरूरत थी वो चीजें हमें मिल गई हैं या नहीं मिल गई हैं। हमें अल्फा की जरूरत थी, मिल गया है π/n है। हमें बीटा की जरूरत थी, मिल गया है π/n है। हमें r की जरूरत थी, r की मिल गया है, ये रहा। बात समझ में आ रही है। अब हम कैसे करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व। एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और इस पॉलीगन में कितनी साइड है, n से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं आया समझ में, अरे हाँ कहो या ना कहो। नहीं आया तो दोबारा से समझाएंगे, अगर आ गया तो आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई प्रतीक, एक बार फिर से समझा देते हैं, ठीक है। देखो बेटा कैसे करेंगे, बात सुनिए ध्यान से। हमारे पास में है एक पॉलीगन, ठीक है। पॉलीगन का मतलब यह है कि इसके अंदर n साइड्स हैं बेटा। नंबर ऑफ साइड्स बहुत सारी हैं, कितनी भी हो सकती हैं, 2 3 4 5 6 7 8। पॉलीगन है तो n की वैल्यू 3 से स्टार्ट होगी। कहां से स्टार्ट होगी, और 3 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। कम से कम 3 साइड तो होंगी ही, क्योंकि सबसे छोटा पॉलीगन क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा। ट्राइंगल से बंद शेप तो कुछ भी नहीं हो सकती है। n की वैल्यू कम से कम 3 तो होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास में पॉलीगन है। इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अब तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो कैसे कर रहे थे, मुझे ये बताओ। हम एक काम करते थे, साइड को एक साइड को यहां से ज्वाइन कराते थे, डन। एक को यहां से ज्वाइन करा देते थे। हम इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। ये पूरी डिस्टेंस हमें क्या दे रखी है, और करंट कितनी पास हो रही है। अब हमें ये देखना है कि ये वाला एंगल कितना होने वाला है बेटा। देखो ये बताइए आप मुझे कि ये पूरा एंगल कितना है, पूरा 2π। 2π का मतलब होता है 360 होता है। हम देखना चाहते हैं कि ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल। तो इस वाले एंगल को निकालने के लिए 2π को n से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे। बताओ आधा एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास में, और आधा एंगल, अरे समझ आ गई बात। अल्फा भी निकल गया, बीटा भी निकल गया। ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी यहां से यहां तक की, जल्दी बोलो क्या कहलाएगी, d/2। और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की क्या कहलाएगी, r। वायर से लेकर पॉइंट के बीच का गैप r कहलाता है ना। ये जो गैप है ना, ये हमारा ये r कहलाएगा। यहां जगह नहीं है इसीलिए यहां बना दिया मैंने, ठीक है। अब मेरे पास में वैल्यू बन गई tan थीटा, यानी tan π/n इज इक्वल टू, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। परपेंडिकुलर हो गया d/2, बेस हो गया r। r की वैल्यू बन गई मेरे पास में d/2। tan π/n को इक्वल टू से इधर लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, cot π/n। अब हम निकालते हैं P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। पहले बताओ कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इस पॉलीगन में n साइड है और एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, μ0/4π I/r साइन अल्फा की जगह और बीटा की जगह अगेन π/n। बेटा समझ आया, क्या बन गई हमारे पास में वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P μ0/4π, यहां क्या बनेगा Ni। डन। बताओ r की वैल्यू क्या निकाली है आप लोगों ने, d/2 cot π/n, साइन π/n और साइन π/n 2 साइन π/n। जल्दी बताओ समझ आया। ये 2 यहां से घूमकर ऊपर चला जाएगा तो बताओ 2 × 2 कितना हो जाएगा। देखो ये इससे ये कैंसिल आउट हो गया, फिर इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा अपने पास में, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P
म्यू नॉट एन आई, यहां क्या बचा साइन पाई अपॉन एन। नीचे बताओ क्या बचा हमारे पास में, एक तो बचा पाई, एक क्या बचा डी, और एक क्या बचा कॉट पाई अपॉन एन। अब बेटा ये फॉर्मूला इतना शानदार है कि अगर तुम ये फॉर्मूला याद रख पाए ना, तुम्हें इतना झंझट पालने की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे मैंने तुम्हारे सामने कुछ देर पहले ट्राइंगल वाला सवाल किया था, ट्राइंगल में कितनी साइड होती है, ये फॉर्मूला याद रखो, एन की जगह 3 रख दो, ट्राइंगल का आंसर आ गया। स्क्वायर में कितनी साइड होती है, 4, फॉर्मूला याद रखो, एन की जगह 4 रखो, स्क्वायर का आंसर आ गया। पेंटागन में कितनी साइड होती है, 5, एन की जगह 5 रखो, पेंटागन का आंसर आ गया। हेक्सागन में कितनी साइड होती है, 6 रखो, आंसर आ गया। 8 साइड वाले में 8 रखो, आंसर आ गया। 10 साइड वाले में 10 रखो, आंसर आ गया। 15 साइड वाले में 15 रखो, आंसर आ गया। समझ में आ रही बात? मतलब कुछ बहुत बड़ा काम करने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। अब ऐसा फॉर्मूला आप लोगों को मिल चुका है, बस एन की जगह नंबर ऑफ साइड आप लोगों को पुट करना है। बोलो समझ में आ गई क्या बात? ऐसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है? कर लीजिए। हाँ जी, एंगल निकाल नहीं दिए बेटा, पाई अपॉन एन। मैं समझा नहीं आपकी बात, क्या कह रहे हैं? हाँ बताओ क्या 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 रखें, बताओ। ट्राइंगल के लिए एन की वैल्यू क्या होती है, 3 रखो, एन की वैल्यू 3, साइन पाई अपॉन 3, पाई अपॉन 3 60 डिग्री होता है, साइन 60 डिग्री बन जाएगा। स्क्वायर के लिए क्या होती है, एन की वैल्यू 4, यहाँ रखो 4, साइन पाई अपॉन 4 कितना होगा, 45 डिग्री होगा। समझ में आ रही बात? 6 रखो 30 डिग्री बन जाएगा, 5 रखो, उसी के हिसाब से वैल्यू बनती चली जाएगी आप लोगों को। हाँ भाई बच्चों, समझ आ गई बात? अब बताओ लूप वाला सवाल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? मतलब जनरली ऐसे क्वेश्चन को ना बच्चे मुश्किल समझते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह मुश्किल नहीं है। या अभी भी मुश्किल है? अल्फा निकालना है, बीटा निकालना है, आर निकालना है, अगर लंबे मेथड से आप करने जाओगे। और चूंकि इस बार पेपर क्या है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव है, और अगर ये फॉर्मूला आप याद कर पाए तो उससे तो बढ़िया बात कुछ है ही नहीं। आप बहुत ही कम सेकंड, कुछ सेकंडों में आंसर निकाल देंगे। बस एन की जगह नंबर ऑफ साइड आपको पुट करना पड़ेगा, जितनी साइड है वो रखो, आपका आंसर निकल गया। ठीक है बेटा, क्या कह रहे हो? कुछ जरूरत नहीं है इसमें, इसमें कुछ नहीं करना है। नहीं रटना क्यों है भाई? रटना क्यों है? क्योंकि मैंने तुम्हें तरीका नहीं बताया कैसे करना है? अच्छा, आर की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एन की जरूरत है, नंबर ऑफ साइड्स की। ठीक है, यूपीएससी का क्या बता रहे हो? यूपीएससी में रटना पड़ता है? क्या कर रहा है ये? मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहा है। यूपीएससी में रटना पड़ता है यूपीएससी में? और जो प्रीलिम्स में सेकंड पेपर होता है, मैथ्स आती है जिसके अंदर, जिसमें जो प्री होता है ना, प्री, उसमें 2 पेपर होते हैं। एक तो जीएस का पेपर होता है, एक सी सेट का पेपर होता है। उस सी सेट के अंदर इंग्लिश आती है, मैथमेटिक्स आती है, ये सारी चीजें आती हैं। मैथमेटिक्स ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो मैथ्स के टीचर है ना वो सॉल्व नहीं करवाते वहां बैठकर इतने कम टाइम के अंदर, और वो क्लियर करना कंपलसरी है। हालांकि उसके मार्क्स नहीं ऐड होते, लेकिन क्लियर बहुत करना जरूरी है। 35% पर वो क्लियर हो जाता है। आधे से ज्यादा बच्चे तो उसी में अटक जाते हैं। जैसे तू बता रहा है ना ये रटने वाले हैं, ये सारे रटने वालों की स्क्रीनिंग वहीं हो जाती है यूपीएससी के अंदर। जितने जिनका भी बैकग्राउंड कॉमर्स से है, बीए से है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि अपना 12वीं के बाद में जोश जोश में एडमिशन लिया जी हम तो बीए करेंगे, और बीए करके यूपीएससी क्लियर करेंगे। बीए तो वो कर लेते हैं, सब्जेक्ट के ऊपर कमांड भी बना लेते हैं, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स ये सब पढ़ लेते हैं, लेकिन जब सी सेट का एग्जाम होता है ना तो आधे स्क्रीनिंग हो जाती है उनकी। रोते हैं बैठ के वहां पर कि सर पहला पेपर तो बढ़िया चला गया हमारा, लेकिन सेकंड में हमसे कुछ भी नहीं आता, क्योंकि बीए में जोड़ना भी नहीं सीखा होता उन्होंने। तो यह है कि सब काम उसके अंदर रटने की नहीं है। बड़ा मुश्किल होता है पेपर यार, बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल पेपर होता है। दिया एक बार, लेकिन उसके बाद नहीं दिया कभी। मैंने कहा भाई हमारे अपनी बस मारकर घिसते हुए हमारे लिए यही काफी है।
मतलब मैं नेट का एग्जाम मैंने दिया, नेट का मेरा क्वालिफाई भी हो गया, बड़ी अच्छी रैंक भी आ गई, लेकिन मैंने नेट से ज़्यादा मुश्किल यूपीएससी को जाना, क्योंकि यूपीएससी में कुछ चीज़ें ऐसी पूछी जाती हैं यार जो आपकी पहुंच से बहुत बाहर है, सही बता रहा हूँ मैं। और बच्चे बोलते हैं कि प्रीलिम्स हो जाता है क्लियर, मैं कह रहा हूँ कि मेंस से भी ज़्यादा कठिन होता है प्रीलिम्स, मेंस से भी ज़्यादा कठिन है प्रीलिम्स, क्योंकि मेंस में क्या होता है, मेंस में बैठेंगे 6000 बच्चे या 10,000 बच्चे, उनकी स्क्रीनिंग होकर 3000 सिलेक्ट होंगे, 8000 में से 3000 सिलेक्ट होंगे, और प्रीलिम्स में लाखों में से सिलेक्ट होते हैं मात्र 8000। और जब आप पेपर देने बैठते हो ना, फर्स्ट पेपर GS1 देने आप बैठते हो, पसीने छूट जाते हैं भाई साहब, ऐसी ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। जो बच्चा 9, 10 अगर जिसे यूपीएससी की तैयारी करनी है, उसे तो अपने 9, 10 से कमांड बनानी चाहिए, सही मायने में उसे 9, 10 से ही उसी लाइन पर चल देना चाहिए, 9, 10 से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि प्री के पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल एनसीईआरटी का है, 6th से लेकर 12th तक। जिसने एनसीईआरटी बहुत बढ़िया करके पढ़ रखी होगी ना, उसका प्री क्लियर हो जाएगा। मेंस के लिए फिर स्टैंडर्ड बुक पढ़नी पड़ती है, और जैसे अब हमें मेरा क्या, तुम भी ऐसे होंगे यार, तुम्हें एसएसटी की एनसीईआरटी का एक हरफ नहीं आता होगा, याद है कुछ एसएसटी की एनसीईआरटी में क्या पढ़ा, 10th में कितनी बुक थी, इकोनॉमिक्स थी, क्या था, कुछ भी याद नहीं है। कौन सीरियसली लेता है एसएसटी को, लेता है कोई सीरियसली एसएसटी को? एक दो दिन पढ़ा हो गया का। चलो ठीक है, ये बताओ क्लियर हो गया नहीं हुआ? अरे बोलो क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बातें नहीं बेटा, बातें नहीं। हाँ लेकिन इतना है, मतलब जब मैं पेपर देने गया था तो मैं ये जानता था कि अगर मेहनत कर ली जाए, 2 साल तैयारी कर ली जाए तो निकाल दिया जाएगा एग्जाम। लेकिन इतना समय कहाँ रहता है यार कि पूरा डिवोशन के साथ लगना पड़ता है फिर उस काम के अंदर। 2 साल अपने कोचिंग वोचिंग बंद करके किताबें लेके बैठना पड़ता है पूरे 2 साल, और पढ़ना पड़ता है पूरा का पूरा। बिना पढ़े अगर आप एग्जाम दोगे तो मैं क्या, कोई भी हो नहीं निकाल पाएगा। बिना पढ़े एग्जाम निकलता थोड़ी है कोई, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। अटेम्प्ट किया? नहीं, मैंने CSET का जो पेपर होता है ना, वो बड़ा शानदार गया था मेरा। उसमें मैथ्स आती है, आपका फिजिक्स आती है, थोड़ी सी केमिस्ट्री आती है, तो उसमें बेसिक जनरल नॉलेज आती है साइंस से रिलेटेड, वो बढ़िया हुआ था। लेकिन उसका क्या करें बढ़िया होने का, वो तो क्लियर हो ही जाता है, मेन तो पहला पेपर है उसके अंदर। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में ये, साइलेंस साइलेंस साइलेंस, बस ठीक है। अरे हो गया, सबका हो गया यूपीएससी क्लियर। अब यहाँ देखो, ठीक है, अब 12वीं की बारी है। अब यूपीएससी क्लियर कर लिया तुमने, 12वीं क्लियर करो। हाँ देखो, यहाँ देखो, एक वायर ये दे रखा है बेटा, ये वायर देखो जरा ध्यान से, आगे बढ़ाएंगे तो कहां से पास होगा, तो इसका कोई महत्व नहीं है, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा। 20-25 बार तो बता चुका हूं मैं इस बात को, सबको याद है अच्छे से बिल्कुल, ठीक है। अब ये कॉइल बताओ, आधी कॉइल है या कितनी कॉइल है? आधी कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड μ0I/4R, डन। अब ये वाला वायर देखो, एक किनारा हो गया फिक्स, एक किनारा फिक्स है वायर का, और दूसरा किनारा मैग्नेटिक फील्ड होगा μ0/4πI/R। अगर दोनों किनारे इनफाइनाइट तक होते तो μ0/4π2I/R, लेकिन एक किनारा क्या है फिक्स और एक किनारा है इनफाइनाइट, तो ये हो गया μ0/4πI/R, और आधी कॉइल का हो गया हमारे पास में μ0I/4R। क्लियर हो गई ना बात? ठीक है, चलो अब कैसे निकालेंगे जरा देखो। करंट पास हो रही है ऊपर की तरफ, और ये कॉइल है, कॉइल में हम पाम रूल नहीं लगाते, कॉइल में हम कौन सा रूल लगाते हैं? तो उंगलियों को रखा करंट की डायरेक्शन में, अंगूठा बताओ कहां जा रहा है? अंदर, यानी कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई? डन डन। अब इस वायर पर आ जाइए, वायर पर देखो करंट कहां जा रही है? इधर। अंगूठे को रखा करंट की डायरेक्शन में, पाम रूल लगाएंगे, और ये चारों उंगलियां पॉइंट की तरफ। बताओ ऐसे लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? देख लो सभी लोग ऐसे लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, समझ रहे हो? अंगूठे को मैंने इधर क्यों रखा है और चारों उंगलियों को ऊपर क्यों रखा है? क्योंकि यहां निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। इसकी भी हथेली कहां जा रही है? अंदर की तरफ, तो इसकी वजह से भी क्या हो गया? क्रॉस। भाई इसकी डायरेक्शन भी क्या हो गई? क्रॉस, और इसकी डायरेक्शन भी क्या हो गई? क्रॉस, दोनों अंदर की तरफ हो गए।
रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दो। म्यू नॉट आई अपॉन 4r, ये आधी कॉइल का है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, ये आधे वायर का है, आधे वायर का, आधा वायर है बेटा ये, ठीक है। जो भी कॉमन ले सकते हो कॉमन ले लो, आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आ गई क्या बात? नहीं समझ में आया? अब चलो ये तो ठीक है, ऐसे तो सवाल हमने पहले भी कर लिए, लेकिन वो जो आज पॉलीगन, ट्राइंगल, स्क्वायर, हेक्सागन, ये जो सवाल हमने किए हैं ना, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये बताओ समझ में आया या नहीं आया? कर लोगे अपने आप? नहीं कर पाएगा?